नमस्कार साथियों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानेंगे कंपनी और कंपनी से रिलेटेड स्टॉक मार्केट कुछ रिएक्शंस को लेकर के, जहां पे क्या एक्सपेक्टेशन किया जाता है और क्या मार्केट के रिएक्शंस की तरफ देखा जाता है। कंपनी का नाम है शिवालिक रसायन। दोस्तों देखा जाए नाम से पता चलता है कि केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी है। कहती है जो एक्टिव फार्मा इंटीग्रेडेंट की बात करती है। केमिकल के अंदर ये कंपनी केमिकल में क्या मेडिकल के लिए केमिकल बनाती है या एग्रीकल्चर के लिए बनाती है, ये ध्यान देने वाली बात होगी। और यहाँ पे कहती है कंपनी जिनका R&D सेंटर है, स्पेशल केमिकल का कामकाज है, और कहती है कि एग्रो जो केमिकल है उनमें भी इनका रोल बनाती है। अब समझ में आना चाहिए कि कंपनी का जो बिजनेस है, जो कि केमिकल स्पेशल केमिकल से रिलेटेड जो कारोबार है, इससे इनके ग्रोथ लेवल कितना इम्पैक्ट करता है, कितना सस्टेन करती है। और कहते हैं एग्री केमिकल जो है ना, एग्रो केमिकल को लेकर के फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर कहते हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में सस्टेन करती नजर आ रही है। कंपनी का नाम है शिवालिक। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझने के प्रयास करेंगे कंपनी को लेकर। अब यहाँ पे देखा जाए कंपनी में, यदि हम किसी चार्ट की तरफ देखें, सबसे पहली नज़र देखते हैं तो शायद समझ में आती है कि चार्ट में एक लंबी टाइम के बेस में ये कह सकते हैं कि कंपनी में अच्छी खासी पैसे बने हैं। यदि मैं ये बात कहूँ पैसे बने हैं, तो किसी का पैसा डूबा भी होगा। ठीक है, क्यों पता है? उसका रीजन है, जहाँ पैसे बनते हैं वहाँ पैसे बिगड़ते भी हैं। अब समस्या ये होती है दोस्तों, जो देखा जाए तो यहाँ पे जिन लोगों ने इस टाइम फ्रेम में आकर के केवल और केवल बाइंग का सिचुएशंस लिया, कोई ना कोई बेचने वाला तो था, लेकिन बाइंग के सिचुएशंस में उनके हाथ में कुछ लगा नहीं, क्योंकि स्टॉक की प्राइस क्या लगी, सेम डे के अंदर यदि वो जंप कर गई तो ठीक है, अदरवाइज डे के बेसिस पे देखा जाए, डे चार्ट के बेसिस शायद गिरावट का संकेत था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे भर के खरीदा, उन लोगों के लिए तो क्या लगी, लॉटरी लगी। क्यों लॉटरी लगी? उसके पीछे भी कारण है। देखिए यहाँ से लेकर के इसको कंपेयर करके देखिए, इससे इसको कंपेयर करके इससे करके कंपेयर कर, मार्केट में क्या बना रही है, स्विंग बना रही है। और जब कोई स्टॉक स्विंग बना रही हो तो मार्केट में पैसे तो ऑब्वियसली बनते भी हैं और बिगड़ते भी, ऐसा आंकड़ा दिखाते। फिलहाल कह सकते हैं कि अभी ये ब्रेकआउट की सिचुएशन है, बन रही है। तो कहती है ब्रेकआउट तो हमेशा बनाने की प्रयास करें। इससे पहले भी ब्रेकआउट किया था, इससे पहले भी ब्रेकआउट किया था। पूरे के पूरे साल में इनका चाहे मंथली ब्रेकआउट की बात किया जाए या हाफ ईयरली या क्वार्टरली का ही डेटा क्यों नहीं सामने। अब कंपनी के फंडामेंटल से टेक्निकल ट्रेंड की तरफ हम समझें तो शायद ये कह सकते हैं कि बुक वैल्यू करीब 326 का है और इंट्रिंसिक वैल्यू उससे छोटा सा कम है। छोटा सा कम क्यों है? क्योंकि इनका एसेट्स की वैल्यूएशंस उस लेवल से नहीं देखने को मिला है। अब दोस्तों दूसरी बात आती है, क्या स्टॉक का पी क्या कहता है? स्टॉक की पी तरफ देखें तो शायद कहती है 78 का, जबकि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियां जो है उसकी कहता है 34। अर्थात इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, डबल है, मतलब डबल ओवर वैल्यूड कैटेगरी में आता है। क्या लगता है आने वाले समय में ओवर वैल्यूड क्या होगा, अपने एवरेज वैल्यू पे आएगा, एवरेज प्राइस पे आएगा? तो कह सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि इसके भीड़ होने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। या तो आज के टाइम में भी इसका क्या है, सस्ता रेट है, या इनकी क्वालिटीज काफ़ी अच्छी है। इन दोनों की पकड़ कैसे होगी? जब तक हम R2R को समझेंगे तो शायद हमारे समझ में आ जाएगी कि आखिर इसके बारे में क्या कहता है, जिसमें हम रिस्क टू रिकन्सलेशन, रिस्क टू रिवार्ड एंड रिस्क टू रिटर्न की चर्चा करते हैं। आखिर निवेशक को कंपनी क्या देती है और कंपनी का ग्रोथ लेवल क्या दर्शाती है, और स्टॉक मार्केट जो कारोबार है वो कितना बना के देती है, इसके रिएक्शन के। जहाँ पे प्रोमोटर्स होल्डिंग 48% का है। अर्निंग पर शेयर की बात किया जाए तो कह सकते हैं कि यहाँ से 250% की अर्निंग करता है। कम ROC और ROC काफ़ी छोटा का पार्ट कहती है। नंबर ऑफ शेयर की बात किया जाए तो करीब मार्केट में बहुत कम है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास कहता है। मार्केट कैप भी करीब करीब 1000 करोड़ के आसपास टच करती है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो आगे आने वाले समय में क्या लगता है कि अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए कामयाब हो सकती है, और क्या ये आगे चल करके, यहाँ से ज़्यादा की बात नहीं करूँगा, केवल और केवल 30% की बात करूँ, यहाँ से आगे उछल सकती है।
जिसकी वजह से मार्केट कहाँ जाएगी, नियरली 800 के पास पहुंच सकती है। ऐसा पॉसिबल है, या मार्केट ऐसा तो नहीं कि इसमें 20% गिरावट। चलिए उसका भी एक गोल्डन रूल को हम समझेंगे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों देखा जाए तो इनकी फंडामेंटल की जो स्ट्रेटजी है, फाइनेंशियल सिचुएशन की बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कि इनकी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का ग्रोथ रहा है वो लगातार बढ़ी है। और यहाँ पे कंपेयर करने के लिए केवल 2 क्वार्टर को कंपेयर किया जाता है, एक पिछले साल के सेम क्वार्टर और करेक्ट क्वार्टर। इसके अकॉर्डिंग कहते हैं ऊंचाइयों पे, लेकिन इसको हर क्वार्टर से यदि कंपेयर करेंगे तो कहती है ऊंचाइयों पे बनी है। ऐसे यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस का डेटा को देखें तो शायद ये कह सकते हैं कि अच्छा यहाँ भी इनका ट्रेंडिंग व्यू क्या कहता है, ऊंचाइयों पे चल रही है। लेकिन कुछ चीज़ें में गिरावट है, लेकिन रेवेन्यू के पार्ट अच्छा खासा ग्रोथ की लेवल पे चल रही है। यही ट्रेंडिंग व्यू की तरफ देखें तो शायद ये कह सकते हैं कि हाँ कंपनी के पास नंबर के बाद कहते 50 करोड़ से 74 करोड़ होता है, और प्रॉफिट पार्ट में कई बार कुछ चीज़ें गिरती हुई नजर आती है कंपेयरिंग टू प्रीवियस डेट। जहाँ 7 करोड़ 8 करोड़ तक का प्रॉफिट बनाया था, वहाँ 3 करोड़ के प्रॉफिट पर संतुष्टि करना पड़ता है, जो कि रिवेन्यू साइड काफ़ी इंक्रीज करती हुई नजर आती है। उसके पीछे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बहुत बड़ा रोल है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के बाद समझ में आई कि करीब 250-300 करोड़ के आसपास की बनती है, प्रॉफिट भी करीब करीब 15 करोड़ के आसपास आंकड़ा गया है। तो प्रॉफिट में कुछ चीज़ें गिरावट में है, कुछ चीज़ें ट्रेंडिंग इसका इसी लेवल से, जिस लेवल से इनकी क्या कहती है, इसी लेवल से इनका चार्ट का आंकड़ा भी देती है, जो हम यहाँ पे पिछले 1 साल या पिछले 5 साल के चार्ट को देख पाएँ, शायद इसी रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आती है। और ये इनके लिए कुछ नई पहल की बात किया। अब देखिए बैलेंस शीट फिगर आउट को तो कुछ बातें और समझनी बात, और वो ये है इनको लेकर के बोरेंस को लेकर क्या कर रही है, कहते हैं इंक्रीज कर रही है। बोरेंस के अलावा क्या कर रही है, तो कहते हैं इनके पास कुछ रिस्क फैक्टर भी है, कहता है रिस्क फैक्टर तो है 116 दिन के लिए। अब चलिए 116 दिन के रिस्क फैक्टर तो बनी है, लेकिन क्या कितनी परसेंटेज की रिस्क बनी, यदि इनको चर्चा किया जाए तो कह सकते हैं कि करीब करीब 87 करोड़ के आसपास की रिस्क फैक्टर बनी है। और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कह सकते हैं कि 18 के अकॉर्डिंग 87 करोड़ का बना है, मतलब इससे 5x का अभी भी इनके पीछे रिस्क बना। ऐसा ही डेटा की रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा है, और साथ में डेटर्स डे भी थोड़ा सा हाई रिस्क पे चल रहा है, क्योंकि इससे पहले का आंकड़न देखा है तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क था, लेकिन धीरे धीरे कई बार सेटअप भी किया है, कई बार रिस्क भी बना हुआ है, तो कि 3-4 महीने के डेटा की बात करती है। कंपनी में निवेशक की बात किया जाए तो कंपनी में एफआई की निवेशक अच्छी खासी है, डीआई कोई नहीं है। और एफआई ने भी देखा है तो पिछले 1 साल से अपनी पोजीशन को बनाई है, खास करके दिसंबर 23 में अपनी पोजीशन इंक्रीज किया था। और लास्ट देखा था जो पब्लिक है उनके पास काफ़ी ज़्यादा पोजीशन अभी भी है, जबकि प्रमोटर ने अपनी पोजीशन को उसी टाइम पे बेचा था जिस टाइम पे एफआई इंटर करने वाले थे, उससे 1 क्वार्टर पहले की बात। और इस कंपनी की तरफ देखें जाए तो कहती है जो क्रॉवेल्स रेमेडीज लिमिटेड, जो कंपनी की मेन होल्डिंग्स कंपनी है, इसका कोई फिलहाल बल्क ट्रेड तो देखने को नज़र नहीं आई है, लेकिन चार्ट का आंकड़ा ये देती है जो अपने एवरेज प्राइस से काफ़ी क्या कर रहा है, टच कर जाती है, जिसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब आखिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने क्या करा, सेम रेंज में क्या कर रही है, सेम रेंज में मूव कर रही थी, और सेम प्राइस रेंज की बात कर रहा हूँ। इसमें वॉल्यूम क्या क्या बात करते हैं, तो वॉल्यूम को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में, जस्ट उतना ही है जितना कि ट्रेडिंग पार्ट के लिए बना। अब इसकी कुछ कंक्लूजन की तरफ चलेंगे, आखिर किसके बारे में कंक्लूजन की तरफ क्या कहता है। दोस्तों देखा जाए तो इनकी जो लास्ट ईयर टू ईयर के प्रति हम सेल्स ग्रोथ को प्रॉफिट ग्रोथ की चर्चा करें तो शायद ये दिखती है कि इनका सीजीआर के बेसिस पे 10 से 11% के आसपास, लेकिन प्रॉफिट इनका क्या करती है, डिक्लाइन करती है। तो ये जो स्टॉक प्राइस है वो किसके बैकअप की सहायता से चल रही है, वो चल रही है प्रॉफिट के सेंटीमेंट से। और रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल सपोर्ट नहीं दे रही, तो इनको भी क्या कर रखा है, ब्लॉक करके रखा हुआ है एक सेंटीमेंट के बेस। कुछ सेंटिमेंट भी कंपनी देती है फिलहाल, ऐसा कोई फिलहाल की डेटा बात नहीं करती है, लेकिन यदि हम पीयर्स को देखें तो पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल जैसे कंपनी भी शामिल है, जिसमें कंपैरिजन टू द बाकी कंपनियों से अभी भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ खड़ा है स्टॉक का पीबी को लेकर। इन सभी कंपनियों से काफ़ी ज़्यादा किसके पास भीड़ है, इसी के पास भीड़ का आंकड़ा क्या है,
जहां कंक्लूजन की तरफ देखते हैं तो वो कहती है कंपनी को लेकर के डिलीवर द गुड, जो सेल्स जो ग्रोथ था वो लगातार क्या हो रही है, एक पुअर ग्रोथ की बात कर रही है। पुअर ग्रोथ के साथ साथ एक इन जो होल्डिंग्स था वो भी गिरावट में है, जो कि प्रमोटर की होल्डिंग की बात कर, और डेटर्स रिस्क को लेकर के थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बना हुआ है। लेकिन यदि इसको हम कुछ और एक्शन के बेसिस पे समझ लें, शायद ये कह सकते हैं कि पिछले 3 सालों के दौरान में कंपनी में केबल और केबल प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है। और इसके पार्ट्स को आप आंकलन करके देखिए, मैं लोअर टू लोअर को ले रहा हूँ, तो लोअर टू लोअर क्या है, लगातार यहाँ पे क्या कर रहा है, गिरती हुई नजर आती है। जबकि हायर टू हायर की हम बात करें तो शायद ये कह सकते हैं कि हायर टू हायर इस लेवल से ऊंचाइयों पर पहुंचती है लेकिन सस्टेन नहीं करती, यहाँ से लंबी गिरावट हुई थी। यहाँ पे कह सकते हैं कि इस टाइम रेंज में, और इस टाइम रेंज में सोचिए मार्केट में किसके लिए पैसा बना, जिन्होंने बॉटम पे लिया और हाई पे लिया। इसके लिए गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए होता है मार्केट के लिए, और गोल्डन रूल क्या कहता है उस पर समझना जरूरी। दोस्तों गोल्डन रूल ये कहता है मार्केट को लेकर के, जो रिस्क टू रिवार्ड की तरफ चर्चा करते हैं, फिर हम रिस्क टू गोल्डन रूल की तरफ जाएंगे। रिस्क टू रिवार्ड के लिए कंपनी क्या कहती है, और सेगमेंट वाइज भी कुछ डेटा देती है, कहती है बिल्कुल देती है। आखिर कंपनी का मेन कारोबार कहाँ से आती है उसके बारे में कहते हैं कि ये इनका कामकाज एग्रो केमिकल से है, फार्मा इंटीग्रेशन से नहीं आती है। मेन कारोबार है एग्रो केमिकल से बिलोंग करती है, जिसमें इनके पास अच्छा खासा रिवेन्यू की सोर्स बनाती है। इसके अलावा बात करें रिवार्ड को लेकर, तो रिवार्ड को लेकर कहती है कंपनी, जो नियरली कह सकते हैं कि इनके पास रिवार्ड में कुछ देती है, तो कहती कंपनी हमेशा कुछ ना कुछ देती है, 50 पैसे 50 पैसे, कहीं बढ़ाती नहीं है लास्ट 2-3 सालों से, सेम प्राइस के आसपास ही देती है जो कि निवेशक को देती है। एक एग्रो केमिकल्स कंपनीज के तौर पे हम जब गोल्डन रूल की तरफ चले हैं तो शायद फिलहाल देखें पिछले 5 सालों में 211%, एक साल में थोड़ा बहुत गिरती हुई न चलती हुई मार्केट की एक बॉटम के पास रेंज में आती थी। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि इसके गोल्डन रूल ये कहता है जो हमेशा एक टर्म और ग्रो को आपस में कंबाइंड करना चाहिए, और एक रिस्क फैक्टर हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्क में है। रिस्क ऐसा हो ही नहीं सकता जो मार्केट में सबके सब प्रॉफिट ही पैसा लेके जा रहे हैं, और कोई ना कोई ऐसा, और एक बात आती है कि बॉटम पे खरीदना है टॉप पे बेचना, तो ये सटीक है। क्यों सटीक है, अब जब भी ले रहे तो उसको एक बॉटम मानिए, चाहे आप इस प्राइस पे ले रहे हैं या उस टाइम पे एक रिस्क फैक्टर को बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है। चाहे आपकी खुद की फाइनेंशियल रिस्क कितनी है, आप 10% लेना चाहते हैं, 20% लेना चाहते हैं, 30% का रिस्क लेना चाहते हैं, उस रिस्क के अकॉर्डिंगली आप उसको अपने एक्सपेक्टेशन के नियर अबाउट जा करके जब तक आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे शायद हाथ में वो पैसा नहीं आएगा जो एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए हमने इस कंपनी को बारे में समझने का प्रयास, जिसपे हमारे एक व्यूअर्स ने कहा था कि एक बार सर देखिए। दोस्तों मैंने देखा है, समझा है, कंपनी को लेकर के फंडामेंटल में उतार चढ़ाव चलती रही है, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार गिरती नजर आई है कई बार, कई दफ़ा में। आप इसको भी कंपेयर करके देख सकते हैं इनका पास। इसके अलावा जो बर्डन की पार्ट है कंपनी को लेकर के, उसमें कुछ पार्ट की ये बात करें तो इनके पास बर्डन उन्होंने इंक्रीज किया है बोरोइंग्स को लेकर के, क्योंकि कंपेरेटिव टू बोरोइंग्स को क्या होना चाहिए, रिड्यूशंस होना चाहिए। ये कुछ डेटा की बात हमने किया। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ और कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग्स की बात ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और हमें सपोर्ट भी दे सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय।